नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बड़े बड़ों के नाम काट दिए हैं। बड़े बड़ों के टिकट को काट दिया है। उत्तर प्रदेश के भीतर 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जो इतने दिन से सीटें वेटिंग में थी, उन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी कर दिए हैं। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है और मैनपुरी से डिंपल यादव जैसी धुआंधार उम्मीदवार के सामने जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। पूरी प्रोफाइल क्या है इनकी? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बताएंगे चंद्रकांत आगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उतार दिया है कौशाम्बी के भीतर, और फूलपुर से प्रवीण पटेल को उतार दिया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को उतारा गया है। इलाहाबाद की सीट से नीरज त्रिपाठी को मैदान में लाया गया है। लिस्ट भी दिखाई जाए, लिस्ट भी सामने ये रही आपके सामने वो लिस्ट, जिस लिस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। बलिया से नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और मछली शहर से बीपी सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। गाजीपुर से पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। गाजीपुर के भीतर लड़ाई फंसी हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। ये सीट और भी ज्यादा चर्चाओं में आ गई और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर की सीट को क्या पारसनाथ राय जीत पाएंगे? क्या पारसनाथ राय में गाजीपुर को जीतने का दबदबा है, कुवत है इनके भीतर? इसके अलावा एक आसनसोल और एक चंडीगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि प्रयागराज बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। कौन? रीता बहुगुणा जोशी। वो रीता बहुगुणा जोशी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बहन है, वो रीता बहुगुणा जोशी जो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी समाजवादी पार्टी से पिछले चुनावों के भीतर, वो रीता बहुगुणा जोशी, उनका टिकट कट चुका है प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, इनका टिकट काट दिया गया है। ठाकुर समुदाय वैसे भी उत्तर प्रदेश राज था और बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। और वीरेंद्र सिंह मस्त के अलावा और जो टिकट कटा है उसको भी जान लीजिए। एक और बड़ा नाम है केसरी देवी पटेल, इनका नाम भी कट गया है, इनका टिकट भी कट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट भी काट दिया है और ये आपके सामने वो लिस्ट है। मैनपुरी से देखिए जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से आप देखिए फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज शेखर, केसरी देवी पटेल को दिया किसको गया है? देखिए दिया किसको गया है? दिया गया है, आप ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी लिस्ट हमने लगा दी है। आप ये देखिए मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, फूलपुर की सीट से केसरी देवी पटेल जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं। ये लिस्ट क्यों उड़ा दी भाई? ये लिस्ट क्यों उड़ा दी गई भाई? लिस्ट लगा के रखिए, लिस्ट लगा के रखिए, यही लिस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट को ना हटने दिया जाए और जिस तरीके से रुकी हुई है रोक कर रखा जाए। आप देखिए कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उतारा गया है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से आपके सामने प्रवीण पटेल, फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कट चुका है और बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। नीरज त्रिपाठी को यहां से टिकट दिया गया है। अब चंद्रकांत जी हमारे साथ हैं इस विषय पर बात करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए इन लोगों के बारे में। हमारे साथ है मयंक जी, वो भी बताएंगे कि ये लोग, इनका टिकट क्यों कटा, इन लोगों का पत्ता क्यों साफ
किया गया। 3 लोगों का पत्ता साफ है, जिनमें से प्रयागराज की सीट पर रीता बहुगुणा जोशी का पत्ता साफ है, बलिया से वीरेंद्र मस्त का पत्ता साफ है, फूलपुर से केसरी देवी पटेल का पत्ता साफ है। फूलपुर से मोटा मोटा मैं बता देता हूं, फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर वो प्रवीण पटेल को दिया गया है। बलिया से वीरेंद्र मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को दिया गया है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को दिया गया है। कुल 7 सीटें जारी की गई हैं, 7 कैंडिडेट प्रत्याशी उतारे गए हैं, और इनमें भी आज भी सिर्फ जो एक सीट थी, उस सीट के ऊपर, हालांकि गाजीपुर और मैनपुरी के ऊपर लोगों को इंतजार था भारतीय जनता पार्टी किसको घोषित करती है। एक सीट जो सबसे और बड़ी सीट थी, कैसरगंज की सीट, उस सीट पर भी लोगों को इंतजार था कि इस सीट से किसको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है। लेकिन कैसरगंज की सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, कोई घोषणा नहीं की है। फंसी हुई सीट है, बेहद गंभीर तरीके से फंस चुकी है कैसरगंज की सीट, जिस पर बाहुबली सांसद महोदय विराजमान हैं अभी, और कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है या उनकी बेटे को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन से सबसे बड़ा लेकिन है, उस लेकिन में यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो अपनी पत्नी के नाम पर तैयार हैं और ना ही अपने बेटे के नाम पर तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद रोचक होती हुई दिखाई दे रही है, रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। मैनपुरी का मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। गाजीपुर का मुकाबला, इन 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट जारी होने के बाद कहा जा रहा है कि अब ये एक तरफा लड़ाई हो चुकी है। एक तरफा लड़ाई, गाजीपुर और मैनपुरी 2 सीटों पर एक तरफा लड़ाई। इस लिस्ट को देखने के बाद अभी से यह दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के भीतर संशय है, बलिया के भीतर भी संशय है। नीरज शेखर को उतारने के बाद बागी बलिया के भीतर, हालांकि नीरज शेखर का इतिहास उनके पिता से जुड़ा हुआ रहा है। आगे की जानकारी देंगे। चंद्रकांत जी, कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को? देखिए भरत जी, सबसे पहले तो इस पूरी लिस्ट को देखिए और सारी चीजें अगर देखिए तो 5 का नंबर बड़ा रोचक है। 5 का नंबर रोचक इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को लड़ने के लिए 5 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 5 सीटों पर तस्वीर साफ नहीं की है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में 5 चेहरों को बदल दिया है। हम 3 उन चेहरों पर तो बात कर रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया, लेकिन असल में बदलाव 5 सीटों पर किया गया है। वो बदलाव कुछ इस तरह से है, अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उसने 5 सीटें अपने सहयोगियों को दी हैं, 2 सीटें दी हैं अपना दल को, 2 सीटें दी हैं जयंत को, 1 सीट दी है ओम प्रकाश राजभर को, और संजय निषाद को जो सीट दी है वो अपने सिंबल पर दी है, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गिनी जाएगी। अब 5 सीट वो है जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। पहले मैं एक एक करके वो सीटें बता देता हूं। वो सीटें हैं देवरिया, रायबरेली, कैसरगंज, भदोही और फिरोजाबाद। ये वो 5 सीटें हैं जहां भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। अब मैं आता हूं उन 5 चेहरों पर जिनके जहां बदलाव हो गया। पहला तो हमारा आप जानते हैं फूलपुर, वहां पे केसरी देवी पटेल सिटिंग सांसद थी, टिकट काट दिया गया। प्रवीण पटेल एमएलए हैं, उनको टिकट मिला। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, वहां पर सिटिंग सांसद रीता बहुगुणा जोशी, उनका टिकट काटकर केसरीनाथ त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। नीरज त्रिपाठी की पत्नी प्रदेश महिला मोर्चा की बड़ी नेता है, और अब नीरज त्रिपाठी हालांकि राजनीति से बहुत ज्यादा दूर रहते थे, अधिवक्ता है, अब इनको टिकट मिला है। तीसरा अगर आप देखिए, इलाहाबाद और फूलपुर के बाद बलिया एक महत्वपूर्ण सीट है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 6 बार वहां के सांसद रहे। उस सीट पर वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा गया। हालांकि वीरेंद्र सिंह मस्त से पहले 2014 में यहां भरत सिंह सांसद बने थे। भरत सिंह ने ही नीरज शेखर को चुनाव हराया था जब नीरज शेखर समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, और नीरज शेखर 2 बार बलिया के सांसद रहे हैं, 2008 के उपचुनाव में और 2009 में। लेकिन बाद में राज्यसभा में चले गए, 2019 में सपा छोड़ी, भाजपा में आए, भाजपा ने इनको राज्यसभा भेजा। भरत जी, मौजूदा वक्त में नीरज शेखर राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन चुनाव मैं बलिया से ही शुरू करता हूं। बलिया का चुनाव बड़ा रोचक है क्योंकि सपा ने वहां फिर से सनातन पांडे को उतारा है, और सनातन पांडे वो प्रत्याशी हैं
जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह मस्त से 9,000 वोटों से चुनाव हारे थे। यानी बलिया की लड़ाई जो है अब बेहद रोचक है। हालांकि सामने नीरज शेखर हैं, राज्यसभा के मौजूदा सांसद है, लेकिन भरत जी लोकसभा की बात ही कुछ और होती है। जैसे विधान परिषद और विधानसभा में अंतर ये होता है कि एमएलए का भौकाल थोड़ा ज्यादा होता है, एमएलसी का थोड़ा कम होता है। तो नीरज शेखर अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन अगर इसके बाद आप देखिए कौशाम्बी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। विनोद सोनकर सिटिंग सांसद है, उनको टिकट मिला। इलाहाबाद में अगर ब्राह्मण का टिकट काटा है तो ब्राह्मण को ही दिया है। बलिया में ठाकुर का काटा है तो ठाकुर को ही दिया है। ये इस वजह से भी है क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तलवारें उठा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं कर सकती थी। अब हुआ क्या कि गाजीपुर की जो सीट थी भरत जी, वहां पर मनोज सिन्हा का भी तो टिकट कट गया। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा वहां से चुनाव लड़े और हारे, लेकिन 2019 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदल दिया। चर्चा थी कि मनोज सिन्हा के बेटे को टिकट मिलेगा, चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली अलका राय को टिकट मिलेगा या उनके बेटे को टिकट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चर्चा तो यहां तक थी कि ओम प्रकाश राजभर बैटिंग कर रहे हैं और माफिया डॉन जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मेन अदावत थी, ब्रजेश सिंह, उनको टिकट मिलेगा। ब्रजेश सिंह की पत्नी एमएलसी है, उनको भी टिकट नहीं मिला, यानी वहां भी ठाकुर को माइनस किया गया। लड़ाई गाजीपुर में थी। अब गाजीपुर में जिन पारसनाथ राय साहब को टिकट दिया गया है, देखिए वहां की लड़ाई आप जानते हैं, भूमिहार और मुस्लिम वहां पर ज्यादा है, यादव ज्यादा, लड़ाई रोचक है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि गाजीपुर का चुनाव टफ है, तो इसलिए किसी बड़े चेहरे पर वो दांव नहीं खेलना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सेफ गेम में चली और उसने अभी वहां पर पारसनाथ राय को टिकट देकर अब मुक्ति पा ली कि वहां से हम क्लियर हो गए। अब ये जो मछली शहर की सीट है जहां बीपी सरोज को टिकट दिया गया, बीपी सरोज पिछला चुनाव भरत जी सबसे रोचक चुनाव था पूरे देश में। 181 वोट से चुनाव जीते थे बीपी सरोज, मात्र 181, 181 इस नंबर से वो चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन जो अब इन तमाम तस्वीरों के बाद जो लड़ाई है, अभी भी इतनी लिस्टें आ गई, ये तीसरी लिस्ट है भरत जी। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी लाई थी, उसके बाद दूसरी लाई, टोटल 63 वहां क्लियर हो गए थे, 7 यहां क्लियर। यानी कि उत्तर प्रदेश में मोटी मोटी तस्वीर 75 सीटों पर एनडीए की क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी उनके दलों की। लेकिन अभी तक कैसरगंज की सीट पर कोई फैसला नहीं हुआ। यानी आप समझिए कि कैसरगंज जो है वो ऐसी सीट बन गई है जो ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। भारतीय जनता पार्टी टोटली कंफ्यूज्ड है। अब कैसरगंज की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर प्रत्याशी का नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। फंसे तो ये देवरिया में भी है। देवरिया में भी रमापति राम त्रिपाठी ने बिल्कुल तलवार उठा ली कि भाई हमारा कटे तो हमारे लड़के को मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वहां पर एक पत्रकार से नेता फिर विधायक बने शख्स है, देवरिया घोषित नहीं हुई। देवरिया, रायबरेली, कैसरगंज देवरिया और उसके बाद आपकी फिरोजाबाद जहां पे अक्षय यादव सपा से लड़ रहे हैं, और एक सीट है भदोही की। अच्छा, भदोही में भी एक पेच है भरत जी। भदोही में पेच ये है कि संजय निषाद वो सीट मांग रहे हैं। संजय निषाद कहना कि भैया हमको तुमने एक सीट दी, वो भी हमारे सिंबल पर नहीं दी, तो क्या हम जयंत और जी हाँ बताइए पूरी करिए बात। उनका कहना है कि क्या जयंत अनुप्रिया से भी हम गए गुजरे हैं जो हमको हमारे सिंबल पर नहीं लड़ने दिया जा रहा। देखिए भरत जी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके भी उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, वो निषाद समाज से आते हैं, उनके बेटे को टिकट दिया लेकिन सिंबल पर नहीं लड़ने दिया। संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी करी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। संजय निषाद वो आदमी है, देखिए जब लोग भाग रहे थे तभी भी संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। 2022 का चुनाव याद करिए, जब ये था कि पार्टी वापस लौट रही है, लोग लहर है, फलाना है, ढिमकाना है, तब जो है ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग चले गए छोड़कर। लेकिन संजय निषाद नहीं गए। संजय निषाद ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पल्लू पकड़ कर रखा है, कभी भी जो है हटे नहीं, डिगे नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग चले गए थे, बड़े बड़े नहीं लोग। और एक बात और बता दूं, संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले शाम को संजय निषाद अखिलेश नहीं, सुबह की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए थे और उसके बाद शाम में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। संजय निषाद वही और आज की तारीख में वो मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी कोई पूछ
नहीं है, कोई वक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी में सिंगल हैंडेडली पार्टी चलती है, उसमें बाकी मंत्रियों की भी कोई सुनवाई नहीं है। एक एक जो है एक टीम है, उसी टीम वही टीम पूरा काम करती है। उसके बाहर के जितने लोग हैं उनसे अगर कोई एक काम कह दीजिए आप चंद्रकांत जी, तो वो सीधे वापस पलट कर यही कहते हैं कि भैया हमारी जो है हमारे बस में नहीं है। हाँ, हमारी चल नहीं रही, हमारे बस में नहीं। ये तो हालांकि ये तो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी लेकिन की। भरत जी आप देखिए, संजय निषाद जी को अपमानित होना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इन सबको उनके प्रत्याशी सिंबल पर लड़ने के लिए दिए गए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवा दी गई, वो बात अलग है। लेकिन संजय निषाद को तो अच्छा, एक इसकी चर्चा करेंगे चंद्रकांत जी, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में बेहद एक शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मैनपुरी जो ऊपर सीट जा रही है 21 नंबर पर, 1 नंबर पर मैनपुरी में जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला है डिंपल यादव के सामने। अब आप ये बताइए कि डिंपल यादव, देखिए लोग कहे तो यहां तक रहे हैं कि मैनपुरी की इस बार की जो है ऐतिहासिक मैनपुरी में जीत होने वाली है। मैनपुरी के भीतर अब की बार देश में रिकॉर्ड बनने वाला है कि इस सीट के ऊपर इतने मार्जिन से जीत हासिल की गई। तो क्या डिंपल यादव को रोक पाएंगे जयवीर सिंह ठाकुर, या जयवीर सिंह ठाकुर भारी पड़ने वाले हैं डिंपल यादव पर? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उपचुनाव में जब उपचुनाव जो होता है किसी भी सीट का, वो शासन और प्रशासन का बड़ा उसमें दखल होता है। तो बघेल साहब वहां डिस्टर्ब नहीं कर पाए पिछली बार उपचुनाव में। डिस्टर्ब करने की कोशिशें तो बहुत की गई। अब जयवीर सिंह के नाम का बात तो कल ही चर्चा हो रही थी कि जयवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। पहले संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मंगाई गई, फिर यह हुआ कि जयवीर सिंह को, देखिए कहां कहां पर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में अपमानित होना पड़ रहा है। पहले संघमित्रा का टिकट कटा, फिर उनसे कहा गया कि आपको यहां एडजस्ट कर देंगे, वहां भी एडजस्ट नहीं किया। अब जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं भरत जी। तो मान लीजिए कि पर्यटन करने के लिए मैनपुरी भेज दिया गया कि ठीक है, आप 1 महीने की छुट्टी लीजिए, यहां से जाइए मैनपुरी में जाकर चुनाव प्रचार करिए। क्योंकि तो बड़े ज्यादा चेहरे संभावनाएं इनके भीतर देख नहीं रहे। कुछ नहीं, देखिए डिंपल के सामने किसी बड़े चेहरे को शहीद करने का रिस्क क्यों ले भारतीय जनता पार्टी? नहीं तो मंत्री हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार में पर्यटन, आप कह रहे हैं पर्यटन मंत्री हैं, तो फिर पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश डिंपल की जी को सरकार टक्कर नहीं में दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत से तो मंत्री ऐसे हैं, जब वो कहीं जाते हैं खुद बताते हैं तो पता चलता है कि वो मंत्री हैं। अब जयवीर सिंह का देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की जब आप बात करते हैं तो 2 4 5 नाम जिनको बहुत पहले से हम लोग जानते हैं उनकी ही चर्चा होती है। जैसे जितिन प्रसाद है, डिमोशन होकर के यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, वो यहाँ मंत्री बने हैं। तो तमाम चीजें आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ के मंत्रियों की नहीं होती है। अब बेसिक शिक्षा मंत्री की हमारा आप कितनी चर्चा करते हैं, संदीप सिंह के शिक्षा विभाग कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन संदीप सिंह की कोई बातचीत नहीं होती है। अब ये तो वहां पर, यहाँ देखिए यहाँ है क्या उत्तर प्रदेश में, जो मंत्री अपनी टीआरपी बना ले जाए, जो छापा वापा मार ले, जो थोड़ा बसों में घूम ले, उन 2 4 लोगों की बात होती है। बाकी जयवीर सिंह वहां गए, डिंपल यादव ने बहुत साफ कल ही कह दिया था अपने एक बयान में कि कोई भी मैनपुरी में आ जाए, कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा प्रत्याशी आ जाए, इस बार मैनपुरी की जनता जमानत जब्त करके भेजेगी। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि मैनपुरी अच्छा, वो बाइट भी पीसीआर ने भेज दी है, आपने जो इसका जिक्र किया है डिंपल यादव यहाँ के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे, पार्टी आरोप लगाती रही, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता रहा है, इस बार भी अगर कैबिनेट मंत्री जो अभी सरकार में है कैबिनेट मंत्री वो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में भी किया गया था, मैनपुरी में पिछले चुनाव में किया गया था। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने मजबूती के साथ और बहुत चालाकी से इस शासन के जो प्रभाव है और जो शासन का जो ये सख्त रुख है उसका सामना किया था। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। ये डिंपल जी की बाइट है और उनसे पूछा गया कि क्या हो सकता है अगर ये लड़ते हैं मंत्री जी यहाँ से। अच्छा, एक सीट और है इसके अलावा, चलिए मैनपुरी की बात आपने बताई, इसके बाद हम चलेंगे अभी मयंक जी के पास। इनके पास भी बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत सारी जानकारियां जुटाकर हमारे साथ आए हैं। दूसरी जो सीट यहाँ दिखाई दे रही है गाजीपुर की, तो गाजीपुर का गुणा गणित कैसे देख रहे हैं आप? गाजीपुर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या होने वाला है? क्योंकि गाजीपुर भी बड़ी हॉट सीट बन गई है आज की तारीख में, और इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब यहाँ की लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए भरत जी, मैं तो पहले भी मैंने आपसे कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि गाजीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। गाजीपुर की अच्छा। सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। वो सरेंडर इसलिए है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर मनोज सिन्हा के बेटे को चुनाव लड़ाती, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अलका राय या उनके परिवार में से किसी को चुनाव लड़ाती, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां ब्रजेश सिंह या उनके भतीजे जो विधायक है सैयद राजा के, सुशील सिंह, उनको चुनाव लड़ाती, अगर इनमें से किसी को चुनाव लड़ाती, तो चुनाव का ध्रुवीकरण भरत जी हो सकता था, चुनाव में पोलराइजेशन हो सकता था, और चुनावी जो लड़ाई है ये गाजीपुर में रोचक हो सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए में शामिल तमाम दल हो, देखिए अब्बास अंसारी पैरोल पर बाहर आए हुए हैं, कल ही वो बाहर आए हैं, गाजीपुर की जेल में है, और आज गाजीपुर के यूसुफपुर गांव के कालीबाग कब्रिस्तान में अब्बास अंसारी शाम के वक्त अपने मरहूम वालिद मुख्तार अंसारी को फातिहा पढ़ करके अपनी जो उनको जो श्रद्धांजलि है वो देंगे, उनको याद करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करेंगे। और देखिए अब्बास अंसारी ऐसे मौके पर बाहर आए हैं भरत जी, ऐसे मौके पर पैरोल पाकर आए हैं, कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी और कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को अपने परिवारजनों से मिलने की इजाजत दी गई है। यानी कि 11 तारीख और 12 तारीख को वो अपने परिवार से और दोस्तों से, तमाम लोगों से मुलाकात कर सकेंगे, जेल में ही मुलाकात कर सकेंगे, हालांकि मीडिया से मुखातिब होने की इजाजत नहीं है। गाजीपुर का चुनाव तो डिक्लेयर हो चुका है भरत जी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद कोई इस बात से इनकार करे या ना करे, माने ना माने, मैं कम से कम जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का सिंपैथी वोट है, और वो सिंपैथी वोट के सामने भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े चेहरे को शहीद करने का फैसला नहीं लिया। ये दोनों सीटों पर है, ये मैनपुरी में भी है और यही गाजीपुर में भी है। इन दोनों सीटों को भारतीय तो जनता गाजीपुर से ये पारसनाथ राय को जो खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से, तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जीत रहे ये? मैं देखिए भरत जी, अगर मैं जीत हार की बात कर दूंगा तो वो तो गैर जिम्मेदाराना बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अफजाल अंसारी का मुकाबला कर पाने में पारसनाथ राय उतने सक्षम नहीं है जितने सक्षम विधायक सुशील सिंह हो सकते थे या अलका राय के परिवार का कोई हो सकता था, उतने सक्षम नहीं है। ये सिंपल गुणागणित है वहां का। देखिए अगर हम लोग तमाम दिनों से खबरें देख रहे थे, अगर ब्रजेश सिंह के परिवार से कोई चुनाव लड़ता तो वो चुनाव ना रह करके यलगार में बदल जाता, और फिर वहां पर जो तो गाजीपुर में अगर क्या कहना चाहते हैं, गाजीपुर में जो है ओम प्रकाश राजभर की बात ना मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली क्या गाजीपुर में? भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की बात सुनी ही कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को दिया क्या? 3 सीटें चिल्ला रहे थे ओम प्रकाश राजभर जब गठबंधन में शामिल हुए, तो बोले कि 3 सीटें यहां मिलेंगी, 1 सीट बिहार में मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिला। 1 सीट मिली, वो उस पर भी उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। तो ओम प्रकाश राजभर की बात कहां सुनी गई? संजय निषाद की बात कहां सुनी गई? अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से आगे कहां बढ़ने दिया गया? अच्छा, तो ये जो पारसनाथ राय है, चलिए आप कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ते नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश सिंह या अलका राय, इन परिवारों से कोई चुनाव लड़ता अगर, तो लड़ाई थोड़ी बहुत टाइट हो सकती थी। लेकिन मुख्तार अंसारी के निधन के बाद भरत जी संवेदना, सिंपैथी की लहर गाजीपुर में है। हमने, आपने और टीवी के तमाम कैमरों ने, जिन्होंने दिखाया और जिन्होंने नहीं दिखाया, दोनों ने मुख्तार अंसारी के जनाजे की भीड़ को देखा है, और वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं है भरत जी। अगर कोई अच्छा, ये पारसनाथ राय का क्या है बैकग्राउंड? कुछ तो होगा इनके भीतर पोटास, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। देखिए पारसनाथ राय का पोटास ये है कि अभी तक इस देश में तमाम वेबसाइटें और चैनल उनकी तस्वीर खोज रहे हैं। मयंक आप बोल सकते हैं भरत जी के पास अगर प्रोफाइल की बात करूं मैं, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में जिक्र करूंगा। आरएसएस के सबसे करीबी माने जाते हैं। सबसे पहले इनके गाजीपुर से जिनको पारसनाथ राय को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अपना। दूसरी चीज है कि ये मनोज सिन्हा जो भी हैं उनके भी सबसे करीबी हैं, जो गाजीपुर की सीट। मनोज सिन्हा भी तो कह रहे थे कि हमारे लड़के को लड़ा दिया जाए गाजीपुर के ऊपर से, या फिर हमको लड़ा दिया जाए।
हाँ, उनको तो नहीं दिया गया, ना उनके बेटियों को दिया गया, लेकिन जो अभी तक खबरें निकल के आ रही हैं, ये आरएसएस के सबसे करीबी रहे हैं और मनोज सिन्हा के भी ये करीबी हैं। पारसनाथ राय जो है मनिहारी ब्लॉक से, जनखनिया से, विधानसभा की सिखड़ी ग्राम के निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं ये, और वहीं से ज्यादातर संघ के लिए काम करते थे। और मनोज सिन्हा के करीब में इनका जो अभी तक जानकारी आ रही है वो सबसे ज्यादा करीब रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने इनको वहां से उम्मीदवार नहीं, बात पोटास की हो रही थी, पोटास की कि क्या है, मतलब कितना दम है भीतर अफजाल अंसारी से लड़ने का इनके पास। देखिए अभी तक जो जानकारी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है उस हिसाब से। आपने तो ये बताया मयंक जी इनके बारे में कि आपने तो इनके बारे में ये बताया कि राय साहब जो है इनका जन्म फलाने में हुआ था, इन्होंने बचपन की शिक्षा घर पर ली, उसके बाद ये जो है देखिए भरत जी शहर चले गए, फिर जब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के बारे में कोई जानकारी ना मिले, कोई जानकारी ना मिले, तो एक लाइन कह दीजिए कि आरएसएस से इनके परिवार का लंबा नाता रहा है बस, और टिकट का यही आधार बनता है। अब मैं एक आपको रोचक बात और बता दूं, मथुरा में देखिए हेमा मालिनी का टिकट नहीं कटा, लेकिन रीता बहुगुणा का प्रयागराज में कट गया। क्या कहा जा रहा है कि एज फैक्टर है। अब एज फैक्टर कुछ ऐसा है भरत जी कि हेमा मालिनी रीता बहुगुणा से उम्र में 10 महीने बड़ी हैं। हेमा मालिनी 10 महीने बड़ी, हेमा मालिनी बॉर्न है अक्टूबर 1948 और रीता बहुगुणा है जुलाई 1949। लेकिन रीता बहुगुणा का एक फैक्टर में कट गया और एक फैक्टर में हेमा मालिनी का नहीं कटा। ये बात तो मतलब हजम होने वाली ही नहीं। ऐसा इसलिए क्या कारण देख रहे हैं आप याद करिए 2022 का विधानसभा चुनाव, ये तो वही हो गया कि अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन को दे, तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीबी हैं और रीता बहुगुणा जोशी बितारी कांग्रेस छोड़कर आई थी, अच्छा खासा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, अच्छा खासा जो है उनका सब कुछ चल रहा था बढ़िया। अब तो ऐसा ब्रेक लगा दिया है उनके करियर के ऊपर कि अब वो क्या करेंगी बेचारे। उनके जो लड़के हैं मयंक जोशी, उनके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके लड़के क्या करेंगे। ये तो मतलब राजनीति के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके भाई भी बेचारे उधर पैदल हैं उत्तराखंड में, पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, और इधर अब वो भी पैदल हो गई हैं, उनके बेटे का भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। भरत जी, रीता बहुगुणा जी के जो पिता थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, जिनके नाम पर लखनऊ में सड़क भी है, जिनके नाम पर तो नहीं करना चाहिए था वो रीता बहुगुणा का सम्मान और रीता बहुगुणा जोशी का अपमान। देखिए हेमा मालिनी जो बिल्कुल पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल महिला है, जो सिनेमा से आई, यहाँ पर सांसद बनी, लोग कहेंगे सांसद बनी तो नॉन पॉलिटिकल कैसे, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है हेमा मालिनी। मैं पॉलिटिकल अप्रोच वाली लीडर नहीं मानता उनको, वो सांसद बनी, वो दूसरा पहलू हो सकता है। सांसद तो सनी देओल भी बने, सांसद अमिताभ बच्चन भी बने, उसकी सांसद धर्मेंद्र भी बने थे, सांसद की बात नहीं है। लेकिन रीता बहुगुणा जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई मुख्यमंत्री रहे, वो रीता बहुगुणा जोशी जो विधायक भी रही, अपर्णा यादव को उन्होंने चुनाव यहाँ पर लखनऊ में कैंट में हरा दिया था, वो रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, आज वो भाजपा की जिलाध्यक्ष बनने लायक नहीं रह गई। और एज फैक्टर दरअसल है कि नाराजगी वही है भरत जी, जब 2022 में मयंक जोशी की मुलाकात अखिलेश यादव से हो गई थी और उसकी तस्वीर आ गई थी, उसी दिन टिकट कटने की इबारत लिख दी गई थी। वरना सोचिए रीता बहुगुणा जैसी महिला को मंत्री तक नहीं बनाया गया, इतनी सीनियर महिला, ब्राह्मण नेता, और मैं तो कहूंगा विदुषी महिला, जो महिला बोलना जानती है, जो महिला वक्ता है, उसको कुछ नहीं मिला और आज उसका टिकट कट गया, आज वो पैदल हो गई। और प्रयागराज में टिकट किसको मिला? जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को सिरे से खारिज करती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे परिवारवाद है नहीं, उस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे और जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है उसकी प्रदेश मंत्री है कविता यादव त्रिपाठी, उनके पति जो नॉन पॉलिटिकल है, ये भी नॉन पॉलिटिकल, नीरज त्रिपाठी के अगर एक्स के प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आपको एक फोटो मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने बहुत सी चीजें प्रयागराज बना रखी हैं, प्रयागराज में अधिवक्ता वगैरह हैं और तमाम कानूनी दांवपेच जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनको टिकट दिया गया नहीं। तो आप ये देखिए ना, नीरज त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी चंद्रकांत जी, तो उस समय नीरज त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के कोटे से महाअधिवक्ता बनाया गया था, 5 लोगों को बनाया गया था। उसमें वही मैंने कहा ना कि तमाम व्यवस्थाएं इनकी बनी हुई हैं। हाँ,
कानूनी दांवपेच में न्यायालयों में इनकी तमाम व्यवस्थाएं बनी है, लेकिन भरत जी तो पिता के दम पर है ना, पर जो परिवारवाद आप जो भारतीय जनता पार्टी कहती बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ केसरी इनके पिता तो राज्यपाल भी रहे हैं ना, राज्यपाल भी रहे हैं। और उत्तर आपको याद होगा, जब आपको वो घटना याद होगी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जूते लात और माइक फेंके जा रहे थे। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष और स्पीकर भी रहे हैं। तो अब आप सोचिए, उनका टिकट, रीता बहुगुणा का टिकट काटकर उनको टिकट दिया अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं क्या इनके पिताजी? बिल्कुल 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 रहे हैं भरत जी। मेरा कहना है कि अगर रीता बहुगुणा का टिकट काटा था तो फिर उनकी जगह पर पार्टी के किसी समर्पित कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते, जो पार्टी के लिए समर्पित था, तो जो देवतुल्य है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, जो आप आजकल तो बड़ी बड़ी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही, जो आपके लिए पन्ना प्रमुख है, जो आपके लिए टिफिन बैठक करता है, उसको टिकट दे देते। और टिकट आपने नीरज त्रिपाठी को दे दिया, तो परिवारवाद के आरोप आप पर क्यों नहीं लगेंगे? आपने अगर केसरी देवी पटेल का टिकट काटा था फूलपुर में, तो आप उनकी जगह किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते ना। क्या आपको पटेल के बाद पटेल सिर्फ एक विधायक ही मिला था? तो प्रवीण पटेल में क्या दिक्कत लग रही है आपको? अच्छा, ये तो पूछना भूल ही गए, रुकिए, ये तो पूछना भूल ही गए, क्योंकि राजनीतिक चर्चा पर और राजनीतिक बातों पर और लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश के लोग उल्टा चश्मा यूसी पर दिल खोल कर भरोसा करते हैं। हम 2 जगहों पर हमारी बातचीत आपसे हुई, मैनपुरी और गाजीपुर पर कौन भारी कौन हल्का, ठीक है। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये नीरज त्रिपाठी वाली जो सीट है, इसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप? इलाहाबाद, देखिए, इलाहाबाद की सीट पिछले 1 साल से हॉट सीट बनी हुई है। जब से उमेश पाल और अतीक अहमद वाला पूरा एपिसोड उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा है, तब से यहाँ की जो सियासत है वो बहुत इस सीट को हॉट सीट बनाती है। देखिए, सांस्कृतिक तौर पर प्रयागराज बहुत मजबूत है, और प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी के फोकस एरिया में भी है। जिस तरीके से वाराणसी, मथुरा और तमाम जगह हैं, उस तरीके से प्रयागराज भी है। अभी आपको याद होगा, राज्यसभा चुनाव में जब क्रॉस वोटिंग कराई गई तो पूजा पाल ने भी इधर आकर के, क्रॉस वोटिंग की सपा के विधायक है, सुरक्षा और अच्छा मिल गई है भरत जी उनको, अभी हाल में सुरक्षा उनकी मजबूत कर दी गई है। तो पूजा पाल को भी वहां पर मैनेज किया गया। देखिए, प्रयागराज इन सात में से 2 सीटें तो, मतलब आप अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके इशारों के मुताबिक 2 सीटें तो अभी तक चली गई इंडिया के खाते में। एक मैनपुरी और गाजीपुर रेड जोन में है। रेड जोन मतलब बीजेपी के लिए रेड जोन है, रेड सिग्नल है। अच्छा, और इंडिया के लिए हरा सिग्नल है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद सीटें बांटी थी जिनमें रेड जोन बनाया था, और 16 से 17 सीटें रेड जोन में रखी थी। उनमें गाजीपुर, मैनपुरी दोनों थी। ये मैं नहीं कह रहा, है तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे कह रहा है। अच्छा, चलिए 2 सीटें आप जो है जाती हुई इंडिया की तरफ दिख रही हैं इस लिस्ट के मुताबिक। अब अगली सीट जो है, ये नीरज त्रिपाठी वाली आप बता रहे थे। देखिए, प्रयागराज और बलिया की जो 2 सीटें हैं, ये दोनों में टफ फाइट है। फाइट ये है कि ये यहां मुकाबला 50-50 रहेगा। 50-50 इस वजह से रहेगा भरत जी, क्योंकि देखिए, प्रयागराज मतलब जहां से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा है, ये इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, और वहां पे जिनकी चर्चा है, चबाने पड़ेंगे, आपका ये कहना है। प्रयागराज वो इसलिए क्योंकि वो सीट गई है कांग्रेस के खाते में, अलायंस में। अच्छा, वो सीट है कांग्रेस के खाते में, और वहां चर्चा है उज्जवल रमण सिंह के चुनाव लड़ने की। उज्जवल रमण सिंह जो है रेवती रमण के बेटे हैं। रेवती रमण से कांग्रेस में गए हैं। हाँ, वो 2 बार सांसद रहे हैं प्रयागराज के, रेवती रमण सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं उस पूरी बेल्ट के। और जैसे आपने इनका जिक्र किया ना, तो उज्जवल रमण भी हैं, ये जो महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, इन तमाम चीजों में, पदों में वो भी रह चुके हैं। कानूनी दांवपेच वो भी खूब जानते हैं। तो अब लड़ाई वहां हो जाएगी ठाकुर बनाम पंडित, सीधे सीधे प्रयागराज की लड़ाई ठाकुर बनाम ब्राह्मण की। और ये लड़ाई बलिया में भी वही है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, सनातन पांडे वर्सेस नीरज शेखर। वहां पे भी यही लड़ाई होने वाली है। ब्राह्मण का टिकट काट कर दिया तो ब्राह्मण को ही है प्रयागराज में। रीता बहुगुणा का टिकट, वो फर्क नहीं पड़ता भरत जी, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी मजबूत कद्दावर ब्राह्मण चेहरे का टिकट काट देंगे और उसके बाद किसी लप्पू झन्ना आदमी को टिकट दे देंगे, किसी ऐसे आदमी को टिकट दे देखिए, ब्राह्मण ठाकुर प्रत्याशी वही मजबूत होते हैं जिनका दबदबा होता है। मैं दबदबा उस दबदबे की बात नहीं कर रहा जिसकी बात कैसरगंज के नेताजी करते हैं। मैं सामान्य दबदबे की बात कर रहा हूं कि असर होना चाहिए। वो असर अगर नहीं है तो फिर चुनाव उतना मजबूत होता नहीं है। और प्रयागराज और बलिया दोनों में टफ फाइट होगी, टफ फाइट दोनों में। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैनपुरी गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड जोन है,
बलिया और ये आपके प्रयागराज में टफ फाइट होगी, और टफ फाइट आपको देखने को मिलेगी फूलपुर में भी, क्योंकि भरत जी जिसका टिकट कटेगा, जिसका भी टिकट कटेगा, कम से कम वो नुकसान तो करेगा। फूलपुर से अभी ये इंडिया की तरफ से कौन है फूलपुर में? देखिए अभी फूलपुर की तस्वीर साफ हुई नहीं है भरत जी। फूलपुर की तस्वीर इसलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि पहले ये हुआ कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, बहुत पहले चर्चा चली। तो फिर अब क्या है, कांग्रेस ने प्रयागराज की सीट ले ली और फूलपुर दे दी समाजवादी पार्टी को। और भरत जी आपको याद आ जाएगा, यही वो सीट है जिसके लिए लड़ झगड़कर पल्लवी पटेल अलग हो गई समाजवादी पार्टी के अलायंस से। उन्होंने जिक्र किया था फूलपुर, मिर्जापुर ये सीटें हमको चाहिए, और उसके बाद चिट्ठी वापस ले ली थी। तो यहाँ इस सीट में वो लड़ाई भी मची पड़ी है। देखिए कुर्मी बड़ा निर्णायक है, प्रयागराज और फूलपुर दोनों सीटों में निर्णायक स्थिति में है। तो अब जो है यहाँ पर क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास एक नेता है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज जो है बसपा से आए हुए नेता हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप देखेंगे तो अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठते हैं, अवधेश प्रसाद के ठीक पीछे विधानसभा में उधर बैठते हैं। उनको जो है इस पूरी बेल्ट में लगाया गया है मेहनत करने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव भी हैं वो, उनको पूरी मेहनत करने के लिए लगाया गया है प्रयागराज, फूलपुर और इस पूरी बेल्ट में। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप देखिए आपने अभी तक बताया कि मैनपुरी रेड जोन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ग्रीन है इंडिया के लिए। गाजीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। ठीक, अगली जो सीट आपने बताई है वो बताई है प्रयागराज, जहां टफ फाइट 50-50 का मुकाबला देख रहे हैं, किसी की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जो मेहनत करेगा उसके पास। बलिया की सीट जो आपने बताई वहां भी करारी टक्कर दिखाई दे रही है, आपने बताया। वहां तो इसलिए भी करारी टक्कर है क्योंकि पिछली बार 9,000 वोट से जीते हैं। पिछली बार 9,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। 9,000 तो कुछ नहीं हुए। 9,000 तो कुछ नहीं हुए। एक स्टोरी अभी उल्टा चश्मा यूसी पर हो रही है, जिस स्टोरी में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकती हुई दिखाई दे रही है, वो भी वो स्टोरी भी देखिएगा दर्शकों, वो स्टोरी भी अभी उल्टा चश्मा यूसी पर आएगी। हाँ, एक बलिया तक तो आप पहुंच गए। फूलपुर में आपको टफ फाइट दिखाई दे रही है। ये मछली शहर और कौशाम्बी, ये 2 सीटें बची हैं अभी। देखिए मछली शहर वो सीट मैंने पहले बताया बड़ी रोचक, 181 वोट से चुनाव जीते थे। तो जब 9,000 सीट में 9,000 वोट में दिक्कत आएगी लड़ने में, तो 181 में तो और दिक्कत आएगी। हाँ, मछली शहर वाली ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मछली शहर के अब मछली शहर में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। हाँ, मछली शहर की सिटिंग विधायक जो है वो सपा की है, रागिनी सोनकर, बहुत मेहनत कर रही है वहां पर। और मछली शहर में अभी चेहरा साफ नहीं किया समाजवादी पार्टी ने अपना कि कौन चुनाव लड़ेगा, और सबसे नंबर 1 पे नाम डॉक्टर रागिनी का ही चल रहा है, और डॉक्टर रागिनी वहां मेहनत भी खूब कर रही है। तो अगर मछली शहर से बीजेपी ने बीपी सरोज को उतारा है। बीपी सरोज को कौन है? बीपी सरोज देखिए पिछली बार ये चुनाव लड़े थे, पिछली बार चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लंबे वक्त से वहां पर ये मेहनत करते रहे। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ वो इतना टफ हुआ इनके लिए, इतना टफ हुआ कि ये 181 वोट से जीते। लेकिन इस बार क्या है भरत जी कि अभी समाजवादी पार्टी ये देखना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 181 वोट से जीते हुए सांसद का टिकट काटेगी या दे देगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि टिकट दे दिया है, और देखिए एक फैक्टर बहुत तगड़ा है, वो है एंटी इनकम्बेंसी का। जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, वो क्षेत्र में जाकर कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, उस पर वोट दे दीजिए, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इस पर वोट मांग रहे हैं। तो इस पर बहुत लंबी लड़ाई चलनी नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी का रुख, और मुझे ऐसा लगता है कि आज से लेकर कल शाम तक समाजवादी पार्टी अपनी बची हुई सारी तस्वीरों सीटों पर तस्वीर साफ कर देगी, क्योंकि वो इंतजार इसी बात का कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कब क्लियर करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी रायबरेली, कैसरगंज, देवरिया में कब क्लियर करेगी, वहां लड़ाई। तो आपके हिसाब से मछली शहर जो है, मछली शहर बीजेपी के लिए रेड जोन में है, टफ में है। बिल्कुल रेड जोन में। अगर मैं रेड जोन ना भी कहूं भरत जी, तो आप ये मानिए कि रेड जोन नहीं है तो ग्रीन जोन भी नहीं है।